बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा अरसलान और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के अहम खबर से। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफ़िका फ़ैसला सुनाते हुए असम्बली तहलील के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने जारी बयान में अपील का हक देने की पार्लियामेंट तरमीम उड़ा दी है, यानी कि इस एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाता है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया है। आपको बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजाफी नोट में ये भी लिखा है कि पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। इस फैसले के आने के बाद कुछ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ जो तज्ज़ियाकार अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं, अगर उसके हवाले से भी आपको आगाह करें तो कुछ सहाफ़ी हजरात का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दिए जाने के ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI माइनस ही रहेंगे। जबकि इसी हवाले से बात करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ को अब माइनस करने की कोशिश नज़र नहीं आ रही है। वो सितंबर के वस्त में पाकिस्तान आएंगे और इसमें भी कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। तो जो सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो यही होगा कि क्या लग रहा है उनको इस फैसले को कलअदम जिस तरह से करार दे दिया गया है, इसके बाद इसके क्या नताइज सामने आएंगे। और नवाज शरीफ के हवाले से जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकेंगे, नहीं बन सकेंगे, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, नहीं आ सकते, उनके आने में राहें हमवार हैं या नहीं, इस हवाले से हमारे मेहमानों का क्या जानना है उन्हीं से जो है वो पूछ लेते हैं। बुनियादी सवाल इसी हवाले से हमारा होगा कि क्या मौजूदा फैसले के बाद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का रास्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा है या नहीं है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहेंगे सर। लॉ एक्सपर्ट साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब क्या लग रहा है आपको, क्या नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने की राहें हमवार हैं या फिर रास्ते में रुकावट आ गई है इस फैसले के बाद, और असम्बली तहलील होने के फ़ौरन बाद इस फैसले का आना, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो जो सूरत हाल थी वो इतनी पेचीदा थी, उसको उन्होंने बहुत संजीदगी से लेकर चीफ जस्टिस साहब ने वो का फ़ैसला दिया ताकि बाद में कोई और गुंजाइश न रहे, जैसा कि जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। अब इसमें आपकी बात में 2 सवालात हैं। क्या नवाज शरीफ आ सकते हैं? तो ये तो जवाब ये है कि वो आ सकते हैं और फिर जो कानूनी रास्ता है वो अख्तियार करें, क्योंकि उनके पास सारा कानून का जो सिस्टम है उनके पास मौजूद है। वो जाएँ, उसको जिस तरह से उसको डील करें, आते गिरफ्तार करें और फिर बाद में पेश करें और फिर जो कुछ भी करना चाहें वो करें। लेकिन ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है वज़ीर आज़म दोबारा बनने, चौथी दफ़ा बनने का, वो मेरे ख़्याल में इम्कानात मौजूद नहीं हैं। सही। और मैं बहरहाल एक जो इतना सीनियर है कि उसने बहुत सारे ज़माने देखे हैं, मैं यही एडवाइस करूँगा कि नवाज शरीफ ना आए तो उनके लिए अच्छा। ये बात मैंने बेनज़ीर साहबा को 2007 में भी कही थी लंदन में, जब उनकी मेरे साथ में मुलाकात हुई और जब ये मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें मैं शिरकत के लिए गया था। तो उसमें मुझे बेनज़ीर साहब ने बुलाया, उसमें अपने जो वज़ीर दाखिला थे इनके ज़रिए से कहा कि उनसे मुझसे आके मिल लें। तो मुझसे कहा कि आप हमारी मदद करें। खैर वो एक दूसरा मसला है, लेकिन मैंने कहा कि आप ना आएँ, सही, इसलिए कि आपका मामला ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आऊँ मैं? तो मैंने कहा जो आप वादे करके आई हैं अमेरिका से वो पूरे कर सकेंगी, जो वो नहीं कर सकी कर सकती थी, जो बाद में। लेकिन बहरहाल उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक बात को याद रखनी चाहिए कि जो आप काम कर जाते हैं वो उस काम के सिलसिले में जो बहुत से लोगों की याददाश्तें जो हैं वो मौजूद रहती हैं और वो आपके हक़ में नहीं जाएंगी। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो आ सकते हैं, आने का तो उनका रास्ता मुमकिन है।
लेकिन ये है कि जो उनका जो वज़ीर-ए-आज़म चौथी दफ़ा बनना है वो मेरे ख्याल में मखदूश हो गया है। जी ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। रियासत साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको असम्बली तहलील होने के फ़ौरन बाद अगले दिन ये फैसला आ जाना? पहले तो इसकी कानूनी हैसियत हमें बता दीजिए और फिर हम नवाज शरीफ के हवाले से बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ये है कि ये लेजिस्लेशन जिस तरीके से की गई, मैं समझता हूँ कि बड़ी पुअर लेजिस्लेशन थी। जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का 191 था, उसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इख्तियार दिया था कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट मेक अ रूल्स, कि वो अपने चलाने के लिए मामलात को रूल्स बनाने के अख्तियारात आपने सुप्रीम कोर्ट को दिए। जब आपने ये लॉ पास किया जिसका नाम रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 आपने बनाया, तो आपने 191 को अगर अमेंड करना था तो फिर उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी। सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये का उस आर्टिकल को जिसके तहत आप ये एक्ट बना रहे थे वो आपके पास अख्तियार ही नहीं था। वो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी जो जुरिस्डिक्शन थी, जो आपका डोमेन था, आपने उससे बाहर जाके ये लेजिस्लेशन की। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का आर्टिकल 8 से 28 तक देखें, जो फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं वो उससे मुतसादम थे, रिपग्नेंट थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है और सेट असाइड कर दिया है। ठीक हो गया। रियासत साहब, एक और जानिब भी मैं इशारा करना चाहूँगी, क्या आपको लग रहा है क्या इस फैसले की जद में चेयरमैन पीटीआई या नवाज शरीफ भी आ सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब को सुओ मोटो केस के अंदर डिस्क्वालीफाई करते हुए कन्विक्शन दी थी। इसलिए इमरान खान का केस जो है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट, उसको ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो इन्होंने 5 साल की नाअहली डिस्क्वालिफिकेशन का बिल पास किया है, वेदर वो सही है या गलत है, वो उसको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी नहीं थी, सिंपल मेजॉरिटी इस कंट्रोवर्सी में जाए बगैर उसका बेनिफिट तो इमरान खान को होगा। अगर मैक्सिमम होगा तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता इस थ्योरी से। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ट्रायल कोर्ट में उन्हें सज़ा हुई, उसकी अपील पेंडिंग है। मेरी एक बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि वो जो जजमेंट है वो सस्पेंड हो जाएगी और अल्टीमेटली उसके अंदर इतने बड़े डैन डाउट, इलीगैलिटीज़, इरेगुलरिटीज़ और इतना कुछ उस मटेरियल उस जजमेंट के अंदर है कि वो जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है, वो सेट असाइड हो जाएगी। तो लिहाजा इमरान खान का केस उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान उस डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता, चूँकि मियाँ साहब की अभी तक अपीलें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई, अभी उनका भी डिसाइड होना है। जहाँ तक इस एक्ट को सेट साइड करने से मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के लिए बिल्कुल देयर इज़ नो वे, कोई ऐसा चांस नहीं है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए। तीसरी बात यह है कि इस जजमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारा कुछ प्रोवाइडेड है कि आप कोई भी जजमेंट आपके खिलाफ पास होती है तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि आप विद इन 30 डेज आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो रिव्यू की तो रेमेडी है, लेकिन रिव्यू के अंदर बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। कोई इलीगैलिटी हो, कोई इरेगुलरिटी हो, कोई टिपिकल मिस्टेक हो ऑन द फेस ऑफ द जजमेंट, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन जो फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट है उसको आप बाय विर्चू ऑफ यूजिंग द रेमेडी ऑफ रिव्यू आप उसको सेट साइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। असद खरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, जैसे हमारे दोनों मौजूद मेहमानों ने बताया है, हमें इसकी कानूनी हैसियत भी हमने जान ली। सबसे पहले तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और इस फैसले के बाद क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब वापस पाकिस्तान आएंगे? देखिए, फैसला आने से पहले 16 माह उनके भाई की हुकूमत रही है, वो उस वक्त वापस नहीं आया। तो अब आने वाली बात जो है ना कि भाई मुझे देगा कि अब कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, ये तो बात सबको पता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो दो चीजें, एक तो जो बात अभी कर रहे थे पैनलिस्ट जो गेस्ट हैं, जो चूंकि हमारे कानून भी हैं,
वो ये बता रहे थे, और उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो एक आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम जो है उसके लिए दो ताई अक्सरियत चाहिए, और जब आइन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है और जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर जो है उसके हवाले से कि रिव्यू करना है, अपील करना है या रिवीजन करनी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक अदलिया का अपना एक डोमेन है, मकरना इंतजामिया का सबका एक रोल डिफाइन है आइन के अंदर। उस रोल के अंदर जब आप अदलिया के इख्तियारात उसकी डोमेन के अंदर जाएंगे और अपनी मैंडेट जो है, आपको आईनी जो मैंडेट है लेजिस्लेशन का, उससे बाहर जाएंगे तो जारी बात है उस पर लेजिस्लेशन का यही हाल होगा कि वो कालदम और गैर आईनी करार दी जाए। अब एक बात तो ये तय हो गई, पहली बात। दूसरा आ जाते हैं कि क्या ये जजमेंट जो है, ये नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर, यानी नाअहली उनकी जो खत्म हुई है, क्या वो दोबारा नाहल के सफर होंगे या नाहली खत्म होगी, या उसके ऊपर इसके क्या चाहत होंगे। देखिए, उस हवाले से जब नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया या जहांगीर तरीन साहब को जो नाहल किया गया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, पार्लियामेंट की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था उस जजमेंट के अंदर, जिसको आजम वजीर तारड़ साहब या बाकी उनके वकीला ये कहते हैं कि हमने इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की लेजिस्लेशन की है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि चूंकि आइन जो है उसके अंदर खामोशी थी, 62(1) की जो नाअहली थी, ना 5 साल का जिक्र था, ना 3 साल का था, ना ताहयात का था। तो लिहाजा उन्होंने कहा हमें जो समझ आ रही है, क्योंकि बाकी कुछ सिक्कों में 5 साल की है और इसमें जान के छोड़ा गया था, तो आफ्टर 18 अमेंडमेंट या उस वक्त ये क्यों छोड़ा गया। और साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, तो हम तो चूंकि हमें जो समझ आ रही है हम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इस पे इसको क्लैरिटी करना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, इस टर्म को कि लाइफ टाइम या जितनी भी आप फिक्स करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है इस जजमेंट के ऊपर मैं समझता हूँ कि वो नाअहली उनकी खत्म है, और जहांगीर तरीन साहब की भी नाअहली जो खत्म है वो खत्म है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है, और 62(1) जो है उसके तहत ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं इसी हवाले से। क्या मौजूदा फैसले के बाद नवाज शरीफ का वजीर आजम बनने का रास्ता खत्म हो गया है? 69% को लगता है जी हाँ, जबकि 31% इसकी नफी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, और जो डिस्कशन हम कुछ दिनों से कर रहे हैं आज भी हम वही डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, क्या ये मुअम्मा हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इसमें मज़ीद कुछ नाम भी सामने आए थे, उनके हवाले से जानते हैं हमारे मेहमान क्या कहते हैं। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, ये कुरा किसके नाम का निकलेगा, और साथ ही साथ क्या 14 अगस्त से पहले ये मामला हल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 14 अगस्त के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज के दरमियान दूसरी बैठक भी हुई, लेकिन इसमें भी कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया। अब ये कहा जा रहा है कि एक और बैठक की जाएगी, एक और मुलाकात होगी, जिसमें हतमी तौर पर मुशावरत के बाद ही निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, नाम ये सामने आ जाएगा। 3 नाम दोनों अरकान की जानिब से दिए गए हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पे आता है, क्या ये दोनों अरकान जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर और मुश्तरका तौर पर किसी एक के नाम पर जो है वो कोई फ़ैसला कर पाएंगे, किसी एक के नाम फ़ाइनल कर पाएंगे या नहीं। तीसरी और आखिरी बैठक में क्या फ़ैसला होने जा रहा है, क्या ये फ़ैसला हतमी होगा या मज़ीद हमें जो है इसमें डिले नज़र आ रहा है, मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। 14 अगस्त से कबल ये मामला हल हो जाएगा या नहीं होगा, इस हवाले से देखते हैं हमारे मेहमान क्या कहते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला अभी भी नहीं हुआ, क्या 14 अगस्त से कबल ये मामला हल हो जाएगा? देखिए, मेरे लिहाज से तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए जो अपोजिशन लीडर है वो इनके बड़े ममनून हैं, और उनको जो अपोजिशन लीडर बना दिया है, तो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब उनको मना लेंगे, और उनके अंदर जो कुछ बातें हो रही हैं वो बहरहाल मफादात की बातें हैं कि कोई कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहे होंगे, कोई कहीं से प्रेशर आ रहे होंगे, इन किसी के लोगों के इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि ये बड़ा एक बड़ी अहम बात होती है कि साहब आप वज़ीर बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं। तो हमने ये जब सारे खेल देखे हैं, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये, और फिर आरिफ अलवी साहब ने भी, सदर ने भी कहा कि 12 अगस्त तक आप ये फ़ैसला कर लें, जो कि कल है। सही। तो क्योंकि वो दस्तूर के मुताबिक जो है 3 दिन होते हैं, जो वो
उनको 3 दिन में फैसला करना होता है और कल 12 तारीख है और 12 बजे रात तक वो ख़त्म हो जाएगा वक्त। तो इस सूरत में फिर वो चला जाएगा पार्लियामेंट में कि कमेटी को, फिर जाएगा वहाँ पर। मिर्जा साहब कुछ जो है वो तज्जियाकार ऐसा भी कह रहे हैं कि ये रुकावट और डेडलॉक की वजह जो है वो IMF है। क्या आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? देखिए IMF ने तो क्लियर कर दिया है मामला कि IMF तो ये बात तय कर दी है कि साहब जब आपका इलेक्शन का पीरियड होगा, जब आपका इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो हमारे ये कवानीन होंगे, ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे शराइत हैं। रूल्स का नहीं कहना चाहिए, शराइत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हमारे शराइत हैं वो आप पर लागू होंगे। और वो ऐसा नहीं होगा कि वो कह दें कि इंटरिम गवर्नमेंट ये कह दे कि साहब हम तो IMF से कोई मायदा नहीं किया है। तो मायदा वो इंटैक्ट है और वो उसके तहत में IMF का जो है हर एक कोई आदमी यहाँ पर जब इक़्तिदार में जब रहने वाला शहबाज शरीफ ने जब खुद मायदा कर लिया और 16 महीने तक हुकूमत करके चले गए, बड़ी ख़राब यानी सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट जो थी वो ये थी। सही। हमने जो हमारी ज़िंदगी के अंदर तो ये थी, और इसके बाद में कोई और आ जाए तो हमें मालूम नहीं है। तो हमें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद तो फिर जो भी आदमी आएगा वो भी IMF का अहकामात की तामील करेगा। तो वो ये बात नहीं है, लेकिन असल बात ये होती है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा तो वो सब कदम मुतमन्नी होते हैं, सिवाय उसके कि जो लोग जिनका कोई किरदार होता है, जिनके अंदर कोई हमीयत होती है, गलत होती है, तो वो उसको डिनाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर आदमी जो कि इक़्तिदार का भूखा हो वो तो ये चाहेगा कि वो अब उसको जो भी मिल जाए, जिस तरह भी मिल जाए, हुकूमत मिले और 10-12 गाड़ियाँ आगे पीछे चले, हवाई जहाज़ मिल जाए और बहुत कुछ जो कुछ भी जो उनको पर्स मिलते हैं वो मिल जाए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। रियासत साहब, आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा? और जिस वक्त हम पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करते हैं, बिलखुसूस इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है, आपको नहीं लगता आने वाले निगरान वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस पे कमेंट करते हुए सिर्फ ये बताऊं कि ये सस्पेंस इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। ऐसे ही एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, आपको वेरी सून ये खबर मिल जाएगी कि फ़लाँ को, और उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। अच्छा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई लंबा चौड़ा आगे ये जाने वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि जी वो उनके लिए मसाइल होंगे, भाई केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर आएगा या उसकी कैबिनेट बनेगी, उसका काम क्या है? उसका तो डे टू डे जो मामलात हैं, अफेयर्स चलाने के लिए वो आएंगे, उनका इससे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। मुश्किलात से, बुरी मईशत से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई हिजान है उसके हवाले से उनका कोई मामला नहीं। उन्होंने आना है, उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो डे टू डे मामलात करके इलेक्शन करवा के इक़्तिदार आइंदा आने वाले लोगों के हवाले करके चले जाना है, और उसके लिए 90 डेज़ की मुद्दत है। अच्छा। अब अगर उसको कोई एक्सीड करता है, कोई नहीं करता है या उससे बियॉन्ड जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे पंजाब में हुआ, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ हुमा के जैसे पंजाब में हुआ, वहाँ पे भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चूंकि उनका मैंडेट, देखें मेरे पास 50 रुपए हैं, मेरी लिमिट में 50 रुपए खर्च कर सकता हूँ। अगर मैं 300 कर रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ या कमिटमेंट कर रहा हूँ 300 की, तो मैं वो गलत कर रहा हूँ। मेरे पास खुद कैपेसिटी 50 की, तो उनके पास कैपेसिटी 3 की। जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने भी एक्सीड किया। उनके तमाम एक्ट्स जो वो कर रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनटिल के आने वाली असेंबली उनको जस्टिफाई कर दे बाय virtue ऑफ लेजिस्लेशन। इसी तरह 90 डेज के लिए ये आएंगे, इनका काम इलेक्शन करवाना, मईशत से इनका तल्लक वास्ते ही कोई नहीं है। जैसे भी हालात है, अल्लाह अल्लाह खैर, वो आएंगे इलेक्शन करवा के अपना जो है वो बोरी बिस्तरा झाड़ के उनके हवाले करके चले जाएंगे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। असद साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जा रही है, नाम ऑलरेडी फाइनल है, तो अगर ऐसा है तो वजूहात क्या है इसके पीछे? देखिए, बड़ी ईरान को बात यह है कि ना प्राइम मिनिस्टर के पास कोई नाम है और ना ही अपोजिशन लीडर के पास नाम है, ना ही नाम देने का लेने का इख्तियार है उनका। ठीक है, वो एक भरम कायम रखे हुए हैं, कोई सिक्रेसी नहीं है, कोई नाम नहीं है, किसी के पास नहीं है। कल राजा रियाज साहब जब गए थे तो मैंने ट्वीट किया था कि लम्हाती उसका चंद लम्हों के लिए वापसी पे बड़े मायूस होंगे। और आगे अंदरूनी कहानी भी मैंने शेयर ये की थी कि जब अंदर राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे थे तो मुरब्बत और
भरम कायम रखने के लिए और अपनी बर्तरी साबित करने के लिए पहले आप जो है उसकी किरदार पा रहे थे कि आप पहले नाम शो करें, वो कह रहे थे आप शो करें। तो मैं क्या, किसी जालम ने, वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, उसने वहां से लीक कर दी बात है कि बार बार कभी वो दरवाजे को देखते थे, कभी फोन पे देखते थे शायद कोई इधर से मैसेज आ जाए नाम का, और दोनों वो कबूल वो शादी वाले दुल्हन और दूल्हा की तरह जो है कबूल तैयार बैठे थे बेचारे, लेकिन ना व्हाट्सएप मैसेज को आया, ना दरवाजे से कोई मैसेजर लेके कुछ चीज आया। तो वो उठक बैठक जो है उनकी फारग होगी। राजा रियाज साहब जब वापस आए तो ऑन कैमरा उन्होंने कहा जी ना उनके पास नाम था ना मेरे पास नाम था। अच्छा, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, आज भी यही हुआ, आज भी ना शहबाज शरीफ साहब के पास नाम था ना उनके पास नाम था। जो मीडिया में चल रहे हैं वो मीडिया चला रहा है, ना शहबाज शरीफ साहब ने वो नाम कहा है कि हमने दिए हैं, ना राजा रियाज साहब कहते हैं हमने दिए। सर मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाने के लिए तैयारी तो नहीं हो रही है? मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। अब ये तो होगी असल कहानी, लोगों को ऐसे ही उन्होंने तोता मैना कहानी और उठक बैठक और हो रही। असल मसला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तरला मिनट किया था और वो तरला मिनट जो उनका एक्सेप्ट कर लिया गया, जो मेरे दराने का है। उन्होंने कहा 14 अगस्त तक अगर मैं वो झंडे शंडे की तकरीब में अगर आप इजाजत दें तो इतनी मैंने खिदमत की, इतनी सर्विसेज की है, ताबेदारी की है, तो कम से कम 14 अगस्त रात 12 बजे से पहले तक ना कम से कम 14 अगस्त वाली तकरीबात है। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे जरा थोड़ी बहुत 4 फोटो सेशन हो जाए। सर यानी कि आपको एक तकरीर लग रही है इसके पीछे वजह? हाँ जी, एक तो ये वजह आ गई और दूसरी वजह ये है कि जहाँ से नाम आना है वहां से जब नाम आना होगा ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ना तो नवाज शरीफ ने नाम देना है, ना जरदारी साहब ने, ना राजा रियाज बेचारों ने। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के, नाम वही फाइनल होगा जो राजा रियाज दें। सही, ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी हम बात कर लेते हैं। क्या निगरान वजीर आजम का मामला 14 अगस्त से कबल हल हो जाएगा? 67% उम्मीद जाहिर करें कि जी हाँ हो जाएगा, जबकि 33% इसकी नफी कर रहे हैं। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि हुकूमत के आखिरी 6 माह तरक्याती अखराजात का 90% अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों पर खर्च किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुबकदोश होने वाली हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के आखिरी 6 हफ्तों के दौरान पब्लिक सेक्टर के कुल तरक्याती अखराजात का 99% दीगर अहम मनसूबों पर अखराजात को रोक कर अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों पर खर्च किया है। दूसरी जानिब एक अफसोसनाक खबर भी शेयर करेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मुस्तकीन के लिए चीनी और घी पर जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी गई है और चीनी और घी महंगा कर दिया गया है। अब सवाल तो अपने मेहमानों के सामने हम यही रखेंगे इस अफसोसनाक खबर के हवाले से ही। असद साहब, आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको, क्या हुकूमती तरजीहात में गरीब आवाम कभी शामिल होगी ही नहीं? क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, चाहे इस 16 माह की कारकर्दगी को सामने रखें, चाहे इन आखिरी 6 हफ्तों के अखराजात को सामने रखें, या फिर आज ही आने वाली अफसोसनाक खबर जिसमें जो है वो चीनी और घी पर सब्सिडी ख़त्म हो गई। अब बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक केक है आपके पास, यानी आपके पास 200 या 100 अरब रुपया है। अब 100 अरब रुपए में जब आप पार्लियामेंटेरियन को बतौर ब्राइब उनकी डेवलपमेंट स्कीम में, क्योंकि वहां से उनको कट भी मिलता है, किकबैक कमीशन भी मिलती है, अगर केक जो है वो सारा तकरीबन उनको दे दें और बाकी एक पेस्ट्री इतना भी केक नहीं बचेगा, तो वो जाहिर बात है वो गंजी कहते हैं, नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। और जब जाहिर बात है जो सारा केक है वो तो आपने कर दी पॉलिटिकल ब्राइब और सियासी रिश्वत के तौर पर आपने पार्लियामेंटेरियन अरकान असेंबली को नवाज दिया, क्योंकि हर स्कीम का उसमें से 10% स्कूल में वो ठेकेदार उनको देता है, 10% महकमा दे देता है। तो मजीद अगर फर्ज पेमेंट ना भी हो तो 20-30% वो काट निकल जाता है। 1 अरब की स्कीम है, 30-40 करोड़ रुपया, 20 रुपया कम से कम करोड़ उनको मिल जाता है बड़े आराम से, और उनकी जेब में चला जाता है। तो लिहाजा एक तरफ उनकी जेबें या भर सकते हैं या गरीब जो है उसका चूल्हा जला सकते हैं, तो गरीब आदमी की तरजीहात कभी भी नहीं रही। आप देखें ना कि वही जो अरबों रुपया है, तो जब वो अरबों रुपया उनके जो है केक खाने के लिए चला जाएगा, उनके पास चला जाएगा, उनकी जेबों में चला जाएगा, तो फिर आपको घी भी जो है उसके लिए और जो आपको जो है चीनी के लिए, तो वो पैसे कहाँ से फिर आएंगे? केक तो एक ही है ना, उसकी आपने बंदर बांध जब कर ली, तो जाहिर बात है बंदर जो होता है उसके हाथ में अगर इख्तियार दे दिया जाए, वो एक वैसे जंगल की एक मिसाल है, तो वो फिर जिस तरीके से वो बांटेगा। और आपने पता था कि जो एक वो मिसाल भी बनी हुई है कि कोई बंदा फैसला ले गया था कि बंदर के पास
कि ये जो है फैसला कर दे, तो वो दोनों टुकड़े उसने तराजू के रख लिए, तो कभी उधर ज्यादा हो जाए तो वो पकड़ के खा ले, कभी उधर से हो तो वो पकड़ के खा ले, तो अल्टीमेटली सारा कोई बंदर ही खा गया और बंदर जो है उसके जो साथी खा रहे। तो मामला ये है कि ये इससे मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, मामला ये है कि 2 अरबों रुपए की जो तरक्याती स्कीमें होती हैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा कि जो ठेकेदार इन्वेस्टर्स होते हैं MNA MPA सेनेटर के, और वो कहते हैं कि आप किसी भी स्कीम का डीओ लेटर ले आए, उसके फंड ले आए, 10% एडवांस देने के लिए वो तैयार होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का केस गए, नैब FIA में गए, और 10% जो ठेकेदार होता है वो जो उसको वो एग्जीक्यूशन। ठीक हो गया असद साहब, आपकी पॉइंट आ गया है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन को। रियासत साहब, आपको क्या लगता है, जब हमने इस तरह से बात कर रहे हैं कि आखिरी 6 हफ्तों की कारकर्दगी भी देख ली हमने, अखराजात भी देख लिए, मुख्तलिफ स्कीमों के जो है वो पैसे रोक के, और तमाम अरकान असम्बली को जो है वो उनकी मराद कह लें या उनके ऊपर अखराजात कह लें, वो हमें देखने में आए। दूसरी जानिब जो मुस्तहिक अफराद थे उनकी सब्सिडी अगर घी और चीनी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो ये क्या IMF मुआहिदा है इसके पीछे रीज़न, कि जब से वो मुआहिदा हुआ है हर तरफ हमें महंगाई नज़र आ रही है? इसमें मैं, जैसे मेरे दोस्त फरमा रहे थे, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन इन एडिशन टू दैट मैं ये कहूँगा कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि पार्लियामेंट जो है, स्पेशली नेशनल असम्बली जो है, उसका काम क्या है? उसका काम है कानून साजी। ऐसे ही है। ये जो तरक्याती फंड होते हैं ये बल्दियाती इदारों के काम होते हैं, ये ग्रांट, ये पैसे उनके लिए होता है। आज आपने उन गरीबों के गले काट दिए जिनके पास रोटी, कपड़ा, जूते पहनने के लिए नहीं है, गुर्बत में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। आपने एक जस्टिफिकेशन दे के उनका कट लगा दिया कि IMF की तरफ से पाबंदी है। तो ये जो आप रिश्वत दे रहे हैं, मैं इसको ये कहूँगा, और मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी जगह पे, किसी कानून के अंदर ये ग्रांट देना पार्लियामेंटेरियन को इलीगल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये नवाजने की बात है, ये सियासी रिश्वत है। मैं समझता हूं कि उनका काम तो सिर्फ कानून साजी करना है, और कानून साजी भी आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि 9 अरकान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और उन्होंने बिल पास किए हैं, और थोक और ऐसे लंडे के बाजार में जैसे कपड़े बिकते हैं इस तरह से उन्होंने बिल पास किए हैं। उनका काम लेजिस्लेशन करना था। उसका भी एक तरीक़ेकार होता है कि एक बिल अगर नेशनल असम्बली से फ्लोट होता है तो वहाँ पे डिस्कशन हो उसके ऊपर, फिर उसके बाद सेनेट में जाए, फिर वहाँ डिस्कशन हो, और फिर अगर उस पर कोई एतराज़ात हैं तो वो दूर करके दोबारा पेश किया जाए, फिर अप्रूवल हो, और फिर वो प्रेसिडेंट को भेजा जाए, और फिर उस पे साइन हो। उसको तो आपने फॉलो नहीं किया। आखिरी दिनों में आपने गरीबों के गले काट दिए और ये पैसे उठा के उनके हवाले कर दिए। पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए आपके पास 20 अरब नहीं है, और अपने ये सारे जो तरक्याती फंड और ये देने के लिए पैसे आसमान से उतर आए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मिर्जा साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे। इन 16 महीनों की कारकर्दगी की जब हम बात करते हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताबात में मुसलसल ये बात कहते नजर आते हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त मुश्किल से 2-4 है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। इवन हमने नवाज शरीफ साहब के ट्वीट्स में भी ये देखा कि इस वक्त पाकिस्तानी आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। तो ये सिर्फ महज बातें ही हैं, आवाम का रिलीफ तो हमें कहीं नहीं नजर आया। देखिए, ये जो आपने बात कही, 51 अरब रुपए जारी किए हैं अपने मेंबरान को, अपने प्यारों को, जो कि इनके मैंने इलेक्शन में जीतने के लिए जो पैसे खर्च करेंगे उनमें 51 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। और ये जो आपने कहा, ये जो बेनज़ीर इनकम जो प्रोग्राम है उसमें जो कट लगाया है उन्होंने, चीनी और घी को जो महंगा किया है वो उन्होंने उसके, और दूसरे कामों को ख़त्म करके, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि 90% जो काम हुए हैं, ये 99% जो टैक्स दूसरे डाइवर्ट किया। तो अब इसमें मैं 2-4 बातें करना चाहता हूँ, जी छोटी छोटी। वो ये है कि एक तो ये है कि ये सिस्टम में कभी भी आवाम का भला नहीं हो सकता। जो सिस्टम जो है, मौजूदा सिस्टम जो है, ये अंग्रेज़ का दिया हुआ है। ये अंग्रेज़ यानी गरीब चूस आवाम है अंग्रेज़ का जो निज़ाम है, 1 नंबर 1। पाकिस्तान का जो इक़्तिदार में आता है वो पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा नहीं होता, वो इलीट होता है। वो उन्हीं अंग्रेज़ों का परवरदा निज़ाम के तहत में वो लूट मार करता है। जैसा कि उन्होंने, एक मिसाल छोटी सी और भी दे दूँ कि जो पुलिस को जब इख्तियारात दिए गए थे अंग्रेज़ ने, तो उस वक्त ये कहा था कि इनको इख्तियारात ज़्यादा दे दो ताकि ये दबाव ज़्यादा बढ़ाएं और लूट मार करें आवाम से, जैसा कि रोमन एम्पायर के ज़माने में होता था। सही। तो आज भी पुलिस का निज़ाम जो है वैसे का वैसा ही लूट मार करता है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इनकलाब फ़्रांस का वाक़ हुआ तो उस वक्त लोग मज़ाहरे कर रहे थे। तो मलका ने पूछा कि ये क्यों मज़ाहरे कर रहे हैं? उन्होंने कहा साहब ये रोटी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा डबल रोटी क्यों नहीं खा लेते? अच्छा। तो अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो इनकलाब भी नहीं लाने देता। अब पाकिस्तान का एक उम्मीद थी जो कि कराची से थी कि ये लोग जो है थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे और जो कुछ कर लेते थे, जो हमारा ज़माना था, जो 60s का ज़माना था, जी जी, जब हमने अयूब साहब के ख़िलाफ़ मज़ाहरे किए थे। तो उसके बाद में जब एक नया ये फितना ला के खड़ा किया जो MQM का अल्ताफ़ हुसैन का, इसके बाद में इनकी भी जो तौक़ीर थी, इनकी जो वक़्त थी, जो इनके जज्बे थे वो भी ख़त्म हो गए। अब वहाँ पर भी लूट मार का निज़ाम है। तो अब मुझे नहीं लगता वो कोई, हमने ये बात मजीद निज़ामी साहब से जो कि चीफ़ एडिटर थे नवाबत के, उनसे मैंने एक दिन कहा जी जी, कि भाई अब कराची से तो कोई उम्मीद नहीं है, अब लाहौर से हमें इनकलाब को उठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई देखो बात यह है कि हम तो कराची की तरफ देखते थे कि लाहौर से आप कोई उम्मीद न रखें, वहाँ से इनकलाब नहीं आएगा। लेकिन ये जो इमरान खान का जो मामला हुआ है, ये इससे एक उम्मीद बनी है कि शायद यहाँ से इनकलाब एक दफ़ा जो मेन लैंड है पाकिस्तान की, जिसकी 62% है, वहाँ से मुमकिन है कि कोई इनकलाब बर्पा हो जाए। और आज ना होता है ये इनकलाब का जो सिलसिला होता है वो बहुत दिनों तक पलता है, ऐसे ही है। और फिर कहीं जाकर वो अपना एक रास्ता ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत की तरजीहात में गरीब आवाम भी शामिल थी? 29% को ऐसा लगता है कि जी हाँ, हुकूमती तरजीहात में गरीब आवाम शामिल थी, जबकि 71% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने के पान।